हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? शानदार। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। और इस लेक्चर में जो जो हमने गोल सेट किए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। निस्यंदन को सांद्रण करने की क्रियाविधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण उत्सर्जन में अंगों की भूमिका देखना है आपके यहाँ पे, और लास्ट में देखना है वृक्क की विकृतियां। तो इसमें जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, जिसको हम लोग लेके चलने वाले हैं कम से कम 25 मिनट के आसपास, 25 मिनट, ये टॉपिक चलेगा। ध्यान से सुनना। वृक्क क्रियाओं का नियमन, अगेन 20 मिनट लगभग, ये दोनों चलेंगे। मूत्रण जो होगा वो चलेगा मुश्किल से 10 मिनट। 10 मिनट का पॉइंट ये लेगा आपके यहाँ पे। उत्सर्जन में अंगों की भूमिका ये ले जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट। और 5-5 मिनट की 3 विकृतियां ले लेते हैं तो 15 मिनट ये ले जाएगा। यानी 30 मिनट के आसपास आपको यहां देना है। और लगभग, हाँ सही है, मतलब कुल मिला के एक, वही जो लगभग मैंने आपको बताया था कि या आपके यहाँ पे 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा। तो बस उसी पे हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट सेट करना है ना। तो मेरे ख्याल से पॉइंट को ज्यादा बेहतरीन तरीके से सेट कर लें। ये मिनट लिखने से बेहतर है कि हम लोग क्या करें, पॉइंट को शूट करें फटाफट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हाँ, आज के लेक्चर में लास्ट में एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स हैं। इधर फोटो पे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो कुछ पैराग्राफ्स हैं जिनके पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं करने वाला हूं आपके यहाँ पे एनसीईआरटी की एक शानदार फोटो है जिसके बारे में, उसका मैं अपना चित्रण करूंगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को वहां पे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब तुम्हें उस जगह की सारी बातें पता हों। इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बोलूंगा आपके यहाँ पे, नेफ्रॉन में वासारक्ता द्वारा प्रतिधारा प्रवाह की क्रियाविधि, इसको बोलते हैं प्रतिधारा प्रवाह। ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिधारा प्रवाह, है ना। प्रतिधारा प्रवाह की क्रियाविधि, है ना। प्रतिधारा प्रवाह की क्रिया विधि, ये हो गया आपके यहाँ पे प्रतिधारा प्रवाह की क्रियाविधि। आप सबको दिखाई दे रहा है प्रतिधारा प्रवाह की क्रियाविधि? बिल्कुल परफेक्ट वे में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ऐसा है ना। आप देखिए, यानी ये है, इंग्लिश में अगर इसे बोलो तो इसे बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट, काउंटर करंट क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें यह होगा कि काउंटर करंट किस तरीके से होगा। तो अब पॉइंट आता है कि ये होगी मेरी, एक एक को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को ही एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, क्लियर है ना। बिल्कुल उसी 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 कला में, उसी आर्ट में लेके चलेंगे इसको। बहुत ध्यान से देखना, आपको सही लगेगा। ये इस तरीके से, इधर से अभिवाही, इधर से अपवाही धमनिका जा रही है। यहां पे आ गया सारा का सारा फिल्ट्रेट। और मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो एनसीईआरटी की फोटो है वो ये कह रही है कि जब तुम इधर जाओगे, कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के ऊपर, या जब तुम जाओगे हेलेज लूप की पतली मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना, या
हेलेज नलिका की अपसारी और अभिसारी पे ध्यान से देखिएगा, या फिर जाओगे तुम डीसीटी पे, या फिर जाओगे कलेक्टिंग डक्ट पे। और लास्ट में यहां पे निकलेगा क्या, बिल्कुल पीला कलर का फ्लूइड लाइक मूत्र। मूत्र। सब लोग रेडी ना? यानी कि हम मूत्र टर्म कहां पे यूज करेंगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन, कि जब जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो हम, इधर देखो ध्यान से, कलेक्टिंग डक्ट, बोलो मेरे साथ, कलेक्टिंग डक्ट की दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका नलिका से निकलने वाले द्रव्य को मूत्र कहेंगे। दूरस्थ नलिका से निकलने वाले द्रव्य को मूत्र कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी? अब बात यह आती है कि ब्लड जब यहां से निकला और यहां से जा रहा था तो इसने अब सब कुछ यहां पे छोड़ दिया, तो अब इस ब्लड की जिम्मेदारी थी इसकी, ये कहां पे जाए, किडनी के नेफ्रॉन के पास। और ये किडनी के नेफ्रॉन से बोले कि अभी जो तुम लोगों ने, किडनी के नेफ्रॉन से बोले कि अभी जो तुम लोगों ने मेरे यहां पे रीएब्जॉर्प्शन किया है या फिल्ट्रेशन से पदार्थ लिया है, वो जब रीएब्जॉर्ब करना तो दोबारा किसको दे देना, ब्लड को, है ना? और ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया लगातार चलती रही। याद करो, लगातार। यानी कि हमने रीअब्जॉर्ब करके सभी द्रव्यों को, सभी साल्ट को, सभी आयनों को, सभी वाटर को उठा के दोबारा ब्लड के अंदर डालना शुरू किया। 65 से 70 या 70 से 75% रीअब्जॉर्प्शन कहां पे कंप्लीट हो चुका था, पीसीटी की दूरस्थ नलिका पर, दूरस्थ नलिका पर, पीसीटी की दूरस्थ नलिका पर मतलब 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो चुका था, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के यहां पर हो चुका था। और जब हम यहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहां पे तो हमने बोला ब्लड कैसा है, हमने बोला फिल्ट्रेट कैसा है, तो यहां क्या था, FILTRATE, फिल्ट्रेट, ये क्षनित द्रव्य था वो। और यहां क्या था आपके यहां पे, रक्त। हमने बोला भाई ये बताओ कि जो ब्लड था उसने जो अपना सारा का सारा यहां पे सांद्रता से सब कुछ दे दिया, तो ब्लड हाइपोटोनिक हो गया कि नहीं, रक्त कैसा हो गया बताइए, इधर देखो ध्यान से, HYPO हाइपो, TONIC हाइपोटोनिक। लेकिन रक्त ने कहा कि मैंने तो अपना सब कुछ लुटा दिया और मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं चलता हूं किसकी तरफ, मूत्र की तरफ चलता हूं, जहां पे आप मूत्र या कह लो कि किसकी तरफ चलता हूं, फिल्ट्रेट की तरफ चलता हूं। तो फिल्ट्रेट यहां पे क्या था बताओ, हाइपरटोनिक, HYPER हाइपर, TONIC हाइपरटोनिक। और ये क्या था, हाइपोटोनिक। तो इसमें क्या बह रहा था, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, इसमें क्या बह रहा था, रक्त। इसमें क्या बह रहा था, रक्त। रक्त। और इसमें क्या बह रहा था, ये देखिए ध्यान से, इसमें इसमें बह रहा था फिल्ट्रेट। चलो बताओ मेरे साथ साथ, फिल्ट्रेट क्या था, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन था,
और रक्त क्या था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। तो आयनों का और जितने भी आपके यहाँ पे आयन और वाटर थे, इनका रीअब्जॉर्प्शन यहां से कहां पे होगा? ब्लड के अंदर होगा। ये बात सही है कि नहीं? कब तक? जब तक कि दोनों की अवस्था सामान्य ना हो जाए। दोनों की अवस्था क्या ना हो जाए? सामान्य ना हो जाए। और सामान्य अवस्था का मतलब यह हुआ कि दोनों क्या हो जाए आपके यहां पे? क्या हो जाए? ध्यान से देखिएगा, आइसोटोनिक ना हो जाए। जब तक दोनों क्या ना हो जाए आपके यहां पे? आइसोटोनिक, TONIC टॉनिक। जब तक कि दोनों क्या ना हो जाए? आइसोटोनिक ना हो जाए। बहुत क्लियर बात सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा जरूरी है बात सुनना। जब तक कि दोनों क्या ना हो जाए? आइसोटोनिक ना हो जाए। क्लियरली सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तो जब ये आइसोटोनिक हो जाएगी, अब अगर सपोज करो, ऐसे सोचो कि अब अगर इसी तरफ क्या जा रहा है? फिल्ट्रेट जा रहा है, और इसी तरफ ब्लड चल देगी, तो ये भी वही, इसका भी सांद्रता वही होगी, इसकी 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 भी सांद्रता वही होगी, रक्त की भी सांद्रता, फिल्ट्रेट की सांद्रता वही होगी, रक्त। तो ब्लड वेसल ने सोचा क्यों ना मैं एक चालाकी करूं। हमने कहा बोलो क्या किया उसने? वो यूं गई और चली गई कहां पे? डीसीटी के पास। अरे वाह, वेरी गुड। वो कहां चली गई? डीसीटी के पास। और डीसीटी से लिपट कर, और डीसीटी से लिपट कर उतरा नीचे। डीसीटी से उतर आई कहां पे? नीचे। ध्यान से देखिएगा, डीसीटी से उतर आई नीचे। बहुत क्लियर कट पॉइंट देखिएगा। अब क्या हुआ? फिल जो ब्लड का फ्लो था वो कैसे हो रहा था? इधर देखो ध्यान से। यहां पे जो रक्त का प्रवाह था वो कहां से? यहां चला गया। इसने थोड़ा सा NaCl कहां से लिया? यहां से। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर आपने दिमाग लगा दिया सर जी, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने एक ही शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर सीख लिया। बिल्कुल आपको मजा एक नंबर आने वाला है। और फिर इसको और इसके ल्यूमन देख लेना, बराबर ही होंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हुआ क्या कि जब हम यहां पहुंचे तो यहां से डीसीटी से आपके यहां पे NaCl, NaCl, NaCl यहां चला गया, NaCl। और जब ये नीचे आने लगा तो खूब अधिकांश मात्रा में आपके एसेंडिंग, अपवाद, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए, है ना? बिल्कुल भी। हमने कहा अवरोही, कौन? अवरोही हेनलेज पास या हेनलेज लूप से NaCl, क्या बेटा? NaCl किस में आने लगे? ब्लड के अंदर। तो एक बार बताना, जब NaCl ब्लड के अंदर आने लगा तो ब्लड क्या हो गया? यहां पे रक्त क्या हो गया? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। ये सब क्या थे आपके यहां पे? रक्त। तो रक्त के आने से ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक। देखो, हाइपर, हाइपरटोनिक हो गया, रक्त हो गया हाइपरटोनिक। और जैसे जैसे यहां तक पहुंचा तो यहां रक्त जो था वो सबसे ज्यादा, यानी इसको बोलते हैं 1200 ऑस्मोल्स पर लीटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यानी जब तुम नीचे आओगे तो जो रक्त था वो सुपर 1200 ऑस्मोल्स, OSMOLES, ऑस्मोल्स प्रति लीटर हो गया। यहां कितना था आपके यहां पे? 200। 200। यहां कितना था आपके यहां पे? 400। यहां कितना था आपके यहां पे? 600। यहां कितना था आपके यहां पे? 800। यहां कितना था? 1000। नीचे कहां पहुंचा? 1200 ऑस्मोल्स। अब सिमिलरली
जब ये ऊपर गया तो प्यास किसकी बढ़ी? ब्लड की। प्यास अभी अभी जो था हेनलेज लूप की कौन सी? अवरोही। अब जो हेनलेज लूप की नीचे आने वाली डिसेंडिंग लिम्ब थी, जब इधर आई तो इसकी प्यास बढ़ी। जब इसकी प्यास बढ़ी तो ये कैसा था आपके यहां पे फिल्ट्रेट? आइसोटोनिक था। और जो इसके बगल में ब्लड बह रहा था वो कौन था? हाइपरटोनिक था। तो उसने क्या किया? एक लाइन से पानी खींच लिया किसके अंदर? रक्त के अंदर। पानी 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 भर गया। तो यहां पे रक्त के अंदर क्या भर गया? H2O। इसीलिए जो नीचे जाने वाली यानी कि डिसेंडिंग हेनलेज लूप होती है, ये जल के लिए पारगम्य होती है, और जो असेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ हेनलेज होती है, ये NaCl के लिए पारगम्य होती है। लेकिन जब ये यहां पे पहुंची थी, कहां पे? यहां पे 800 से लेके 1200 के बीच में, तो इसने एक और काम किया था। इसने यहां से UREA यूरिया और वाटर 2 बार क्या? H2O यहां से रीअब्जॉर्ब कर लिया था। तो इससे यह हुआ कि इसने मूत्र को और सांद्र बना दिया। तो प्रतिधारा की जो मतलब मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि जब तुम देखोगे प्रतिधारा प्रवाह, तो प्रतिधारा प्रवाह इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ और फिर फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हेनलेज लूप का जो आपके यहां पे सर्कुलेशन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो होता ही है। एक और शानदार बात होती है यहां पे, जानते हो क्या? शानदार बात यह होती है कि जो आप इधर देखिए, जो आपका फिल्ट्रेट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपका फिल्ट्रेट है वो और जो फिल्ट्रेट के बाजू में क्या बह रहा है आपके यहां पे? ब्लड। उनकी धारा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। यानी अगर मैं ब्लड की बात करूं तो रक्त का प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है, ये देखिए, है ना? रक्त का प्रवाह किधर की तरफ हो रहा है? इधर की तरफ हो रहा है। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो द्रव्य है उसका प्रवाह, फिल्ट्रेट का प्रवाह किधर की तरफ हो रहा है? इधर की तरफ हो रहा है। यानी कि ये उल्टा है, यानी प्रतिधारा है। किसके प्रति, किसके अगेंस्ट है ये? ब्लड के। तो इसलिए इसको प्रतिधारा प्रवाह बोलते हैं। यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में, प्रतिधारा प्रवाह में, रक्त ने अपना जो कुछ भी लूज किया था, रक्त ने अपना जितना भाग बोमेन संपुट पर, यानी 180 लीटर भाग आपके यहां पे उसने क्या किया था? बोमेन संपुट पर अपना लूज किया था। उसने दोबारा अधिकांश यानी 19 लगभग 99%, लगभग आपके यहां पे 98%, 98.5% आपके यहां पे फ्लूइड को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है। कुल मिला के ये कहना चाहिए। यानी कि वोमेन संपुट पर जो फिल्ट्रेट आए थे उनमें से 98% रीअब्जॉर्ब हो गए। मोर देन 98% रीअब्जॉर्ब हो गए। यानी कि 180 लीटर में 1 बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं 90 बोल रहा हूं ना, 98 बोल रहा हूं ना, नहीं 99, लगभग मोर देन 99%, मोर देन 99% क्या हो गए? रीअब्जॉर्ब हो गए। हम जानते हैं बात। केवल आपके यहां पे लगभग आपके यहां पे 1% जो होगा उसी का मूत्र बनेगा, और लेस देन 1%, क्योंकि मूत्र हम कितना बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कितना? सिर्फ और सिर्फ कितना? और ध्यान सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर मूत्र बनेगा। मूत्र टर्म कहां से यूज करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट की दूरस्थ नलिका से। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा शानदार तरीके से आपको देखना था। यानी कि जब आप यहां जाओगे तो ब्लड 1200 ऑस्मोल्स, फिर वही बात हो जाएगी क्या? ये हो गया आपके यहां पे 1000, फिर ये हो गया 800, फिर ये हो गया 600, फिर ये हो गया 400, फिर ये हो गया 200। तो अगर तुमसे पूछा जाए किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोल्स का, जो ऑस्मोल्स होते हैं वो कितना होते हैं, तो तुम्हें यही लिखना है कि किडनी के आप
का जो वो होता है, क्या नाम है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, उसमें ये कॉर्टेक्स है, CORTEX, कॉर्टेक्स यानी बलकुट। ये मध्यांश है, मध्यांश है, और ये आंतरिक मध्यांश है। आंतरिक मध्यांश, आंतरिक मध्यांश। अब बहुत ध्यान से देखिए, कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, और ये इनर मेडुलरी। सबको दिखाई देगा? ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों बहुत क्लियर पॉइंट देखिएगा कि अगर तुमसे बोला जाए कॉर्टेक्स रीजन में जो आपका फिल्ट्रेट है उसका ऑस्मोल्स कितना होगा, 200 से लेके 300। अगर तुमसे पूछे मेडुलरी रीजन में कितना होगा, 600 से लेके 800। और अगर कोई तुमसे बोले इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कितना होगा, यानी अधिक आपके यहाँ पे आंतरिक मध्यांश के अंदर कितना होगा, आप हमेशा क्वेश्चन का आंसर देना 800 से लेके 1200 ऑस्मोल्स होगा। बस भाई यही बताना था। ऑस्मोल्स पर लीटर ही होता है और क्या है ना। तो ये कितना होगा आपके यहाँ पे, 200 से लेके 300 OSMOLES ऑस्मोल्स पर LIT, लीटर, है ना। मध्यांश होगा 400 से लेके 600 ऑस मोल्स पर लीटर, और मेडुला होगा 800 से लेके 1200 ऑस्मोल्स पर लीटर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अगर है तो जरूर बताइए प्लीज। है क्या? नहीं ना। तो ये थी प्रतिधारा प्रवाह की क्रियाविधि। मैंने आपसे बताया था ना कि ये लगभग 25 मिनट लेगा, 22 मिनट के अंदर मैंने खत्म कर दिया, है ना। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट सर जी और भी शानदार है। आपने कहा सर पहले ये बताओ है क्या, वृक्क क्रियाओं का नियमन। तो अगला जो हेडिंग जाएगा वो जाएगा वृक्क क्रियाओं का नियमन, है ना। ये सारी एनसीईआरटी की हेडिंग है, वृक्क क्रियाओं का नियमन, वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्क क्रियाओं का, है ना। ये हो गया वृक्क क्रियाओं का नियमन। अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से चीजों को देखना, है ना। वृक्क क्रियाओं का नियमन, ये हो गई अपनी दूसरी हेडिंग। इसमें आपको क्या करना है इसको हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि किस तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है। आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट को बहुत ध्यान से। आप सभी लोग यहां एक बार आप देख लो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डाउट में जरूर बताऊंगा, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। प्लीज जल्दी फास्ट। एक मिनट से ज्यादा, 1 मिनट भी नहीं दूंगा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। एक बार देख लो, कमेंट में बता देना कि क्या बताना है, फिर मैं बता दूंगा आपको डाउट में, है ना। सभी लोग देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं,
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बहुत क्लियरली पॉइंट को देखना, आपको फुल मजा आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जब फोटो सचित्र वर्णन करेंगे सर जी, जब आपके किडनी पर, जब आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, जब आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगी। बहुत छोट पतला हो गया यार, है ना। तब किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ही पेन यूज कर रहा हूं, मुझे पेन चेंज करना है, पहले मैं पेन चेंज करूं तब बताता हूं। इसका नाम होगा रेनिन। क्या नाम होगा? RENIN। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये रेनिन क्या करेगा ये बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। रेनिन आपके आपके रेनिन आपके लीवर, आपके लीवर, रेनिन आपके लीवर, ध्यान से देखिएगा, ये लीवर है। रेनिन आपके लीवर से रिलीज होने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। ज्यादा बड़ा हो गया पॉइंट, हाँ, अब पतला करो। यस, पॉइंट पे आओ, ये लीजिए। ये क्या करेगा आपके यहाँ पे, एंजियोटेंसिनोजन को ANGIO, एंजियो, TENSINO, टेंसिनो, TEN, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ANGIO, एंजियो, TENSIN, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा बेटे? एंजियोटेंसिन। इधर देखना, अब हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन एक लॉन्ग चेन होगी, 5 more than 500 अमीनो एसिड, मोर देन 500 अमीनो एसिड से निर्मित, यानी कि 500 अमीनो एसिड से ज्यादा लंबी चेन होगी। जबकि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये केवल 10 अमीनो एसिड से निर्मित एक श्रृंखला होगी। लेकिन इस पे भी किसको जोर आ रहा था? आपके किडनी को। कहा भाई इसको भी थोड़ा सा और नियमित कीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं नियमित। तो यहां पर हमने कहा चलो इसको परिवर्तित कर देते, किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? ANGIO, एंजियो, TENSIN, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर परिवर्तित कर देते हैं बच्चे। अच्छा, एंजियोटेंसिन सेकंड में इसलिए परिवर्तित किया गया क्योंकि यहां पर 8 अमीनो एसिड्स लंबी श्रृंखला है, यानी मॉलिक्यूल थोड़ा सा और छोटा और एक्टिव हो गया। आप सब देख रहे हो? यानी कि ये देखिए, एक एक करके पॉइंट देखते चले आइए। अच्छा, जो ये था आपके यहां पे, इसको परिवर्तित करने के लिए एक हार्मोन आया, और इस हार्मोन का, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से, इस हार्मोन का नाम था, इस हार्मोन का नाम था, इस हार्मोन का नाम था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ANGIO, एनजीओ, देखो ANGIO, एनजीओ, टेंसिन, TEN, टेंसिन कन्वर्टिंग, CONVERT, कन्वर्टिंग एंजाइम।
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी ACE, ACE। और भैया जो ये ACE था, ये किसने रिलीज किया, ये सुनोगे तो आपकी हड्डियां कांप जाएंगी। पता है किसने रिलीज किया था ACE? ACE को रिलीज करने वाले जो फैक्टर थे वो कहां पे थे, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां थे? वो थे यहां पे। आपने कहा कि सर ये जो आपका लंग वो बना है ना, दोनों। अच्छा, फोटो में कोई ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है एक काम कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं वरना तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान करोगे भाई हमें। ये लो। अब तो सही है ना स्ट्रक्चर? तो अब आपको ये पता होगा कि एंजियोटेंसिन का निर्माण कहां से होता है, यहां से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का निर्माण होता है यहां से। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड है, ये क्या करने वाले हैं, ये सुनो। ये है भैया बहुत स्ट्रांग, ये है बहुत स्ट्रांग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करेंगे, ये कर देंगे आपके रक्त वाहिनियों को संकुचित, ये कर देंगे रक्त वाहिनियों को संकुचित। जब ये रक्त वाहिनियों को संकुचित करेंगे तो आपके यहां पे आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि आपके यहां पे क्या पाया जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और जब इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो ग्लोमेरुलर के पास जो होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी किडनी का जो फंक्शन है वो शानदार हो जाएगा। किडनी FUNCTION फंक्शन शानदार हो जाएगा। शानदार हो जाएगा, बोलो यस या नो। किडनी का फंक्शन शानदार हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये रक्तवाहिनियों को संकुचित कर देगा। जैसे किडनी का फंक्शन शानदार हुआ, रक्तवाहिनियां संकुचित हुई एक तरफ से, दूसरी तरफ से क्या हुआ, यही सेम चीज आपके यहां पे एंजियोटेंसिन सीधा जाती है कहां पे ये जाती है किडनी के एड्रेनल ग्लैंड, यहां पे एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को क्या करेगी, स्टिमुलेट कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप एल्डोस्टेरॉन को क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम सोडियम का पुनर्अवशोषण होने लगेगा। अवशोषण होने लगेगा। सोडियम का क्या हो जाएगा, पुनर्अवशोषण होने लगेगा। एक बात बताओ यार, बहुत ध्यान से सुनना। अगर सोडियम का पुनर्अवशोषण होने लगेगा यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, तो हमारा शरीर जो होगा वो क्या करेगा, आपके यहां पे ये सिग्नल दे देगा, किसको किसको दे देगा ये सिग्नल, ब्रेन को, ब्रेन को दे देगा। और ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से, किससे आपके यहां पे, हाइपोथैलेमस से प्यास बढ़ा देगा, प्यास प्यास बढ़ा देगा देगा। चलो, आपने कहा सर एक बार और पढ़ा दो, एक एक नंबर डाल डाल के कि ये पहले कौन हुआ फिर कौन हुआ फिर कौन, तब मजा आएगा। चलो बताता हूं। पहला काम क्या हुआ, किडनी के अंदर
ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से किडनी के अंदर नहीं, ब्लड के अंदर प्रेशर डाउन होने की वजह से किडनी पे फिल्ट्रेट हुआ कम। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? किडनी पे, या ये कह लो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से किडनी पे फिल्ट्रेट हुआ कम, ये पहला पॉइंट हुआ। जब कम फिल्ट्रेट हुआ तो रेनिन का सिक्रीशन हुआ, कहां से? किडनी से। और रेनिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में परिवर्तित किया, जो कि 10 अमाइनो एसिड की एक श्रृंखला थी। एंजियोटेंसिन 500 से ज्यादा अमीनो एसिड से बनी श्रृंखला थी, उसको परिवर्तित किया गया किसमें? 10 अमीनो एसिड में। और जब ये 10 बन गया तो इसको हम लोगों ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि किसने? फेफड़े ने दिया, उस एंजाइम से हम लोगों ने उसको 10 से 8 में परिवर्तित कर लिया। और जो 8 अमीनो एसिड चेन की श्रृंखला थी वो एक फंक्शनल एंजियोटेंसिन थी। जिस एंजियोटेंसिन ने तुरंत जाके रक्त वाहिनियों को संकुचित करके ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, जिससे किडनी का फंक्शन शानदार हो गया। ये एक कार्य था। लेकिन दूसरी तरफ यही एंजियोटेंसिन जाता है किसके पास? एल्डोस्टेरॉन के पास। तो देखो पहला काम ये हुआ, दूसरा काम ये हुआ, तीसरा काम ये हुआ, और चौथा काम ये हुआ, पांचवा काम ये हुआ, और पांचवा काम एक साथ ही आप यहां पे 5 ये हुआ। तो छठा काम क्या हुआ? किडनी का छठा काम ये हुआ। सातवां काम कौन सा हुआ? ये हुआ। तो किडनी का फंक्शन शानदार हो गया। और जब किडनी का फंक्शन शानदार हुआ तो यहां पे किडनी ने क्या कर दिया? एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया, जिससे नमक का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया। और अगर आपके यहां पे नमक का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो एक बात बताओ, अगर आपके शरीर के अंदर नमक ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो अगर प्यास लग रही है, इसका मतलब यह हुआ कि अब आप प्यासे हैं, और प्यासे को क्या चाहिए? पानी। और प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा? नहीं, प्यासे को अमृत नहीं पिलाना है। होता है कबीर के दोहे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। सच बात है, प्यासे को पानी पिलाओ, क्योंकि अगर नहीं पिलाओगे तो प्यासे का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, ब्रेन खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, शरीर में जठर पदार्थ, जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो भैया जैसे सोडियम का क्या होगा? 8वां पॉइंट, पुनर्अवशोषण होगा। जैसे सोडियम का पुनर्अवशोषण हुआ, ये बात हाइपोथैलेमस को पता चल गई। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? सोडियम का पुनर्अवशोषण हुआ है। हाँ, तो एक काम करो, पानी बढ़ाओ, थ्रस्ट सेंटर। और प्यास किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के। तो उसने खूब ज्यादा प्यास को इंड्यूस किया और आप खूब पानी पीने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी में लेखक ये कहना चाहता है कि मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी रानी, सुनो ध्यान से गुड़िया, बहुत ध्यान से। अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो आप एक बोतल पानी अपने बगल में रखो। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्यतः डाउन रहता हो। एक बोतल पानी, एक बोतल पानी बोला है, बोतल नहीं रखने के लिए बोला है। एक बोतल पानी अपने बगल में रखो और पानी पीते रहो, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। अच्छा, आपने कहा नहीं सर इतना कहां तक पानी पियेंगे? हमने कहा अच्छा सुन, नमक नींबू चीनी पानी ये तो पी सकती है। नमक नींबू चीनी पानी ये तो पी सकते हो? बोलो हाँ। मुझे भी पानी से पानी याद आ गया कि हम पी लेते थोड़ा सा। समझ आ रही बात कि नहीं? तो ये था आपका थ्रस्ट सेंटर, और इस तरीके से क्या हुआ? वृक्क क्रियाओं का नियमन। इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं? रेनिन, देन एंजियोटेंसिन, देन एल्डोस्टेरॉन,
SYSTEM, इसको बोलते हैं रास। क्या बोलते हैं? रास, RSS रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी अगर हो तो बता दो, वरना मैं आगे लेके चलूंगा, तुरंत लेके चल दूंगा आगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने कहा था ना आपसे, यानी कि हम लोग किस फ्रेम में हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी वृक्क क्रियाओं के नियमन में चल रहे हैं सर जी। अब आपको यह समझ में आ गया कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, आपके शरीर में इतना बवाल हो जाएगा, है ना? किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग सब आ गए रे। लीवर आ गया, लंग्स आ गया, किडनी आ गई, हार्ट आ गया, ब्लड वेसल्स आ गई, ब्रेन आ गया। बचा क्या? कोई बताएगा मुझे क्या बचा? कोई भी एक स्टूडेंट? तो ये था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आगे बढ़े। यस, अगला पॉइंट लेते हैं। अगली हेडिंग है, ये हो गया वृक्क क्रियाओं का नियमन। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि वृक्क क्रियाओं के नियमन में, अगर मैं तुमसे छोटे छोटे से 3 पॉइंट बताए हैं, तो सब हो जाएगा कि नहीं? क्या कह रहे हो? उड़ा दें कि रहने दें? सोचो एक मिनट के लिए, सुन लेते हैं ना एनसीईआरटी की। वृक्कों की क्रियाविधि का नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन के पुनर्भरण क्रिया कृष्णगुच्छ के आपके जेजी और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। हाँ, हार्ट भी इन्वॉल्व है। मैंने कहा था आपसे कौन कौन इन्वॉल्व है आपके यहाँ पे, ये देख लो आपके यहाँ पे, हाइपोथैलेमस, हार्मोन और हृदय द्वारा। लेकिन सुनना, शरीर के उपस्थित प्रांतरण ग्राहियां मूत्र के बदलाव में आप डायूरेटिस, एडीएच, न्यूरोहाइपोफाइसिस, वैसोप्रेसिन, रहने दो, वो सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बताया था। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, जीएफआर बढ़ा देती हैं। एक पॉइंट आपको बताना था, ये सब कुछ एंजियोटेंसिन, देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, द्वितीय एंजियोटेंसिन ये प्रभावी होती है, जीएफआर बढ़ा देती है एल्डोस्टेरॉन के कारण, है ना? ये देखिए जटिल सोडियम, ये देखो रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है, हो गया ना? हृदय के आलिंदों में हाँ ये है आपके यहाँ। एक ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हृदय के अगर हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर का बहाव से, यानी अगर आलिंद में अधिक रुधिर बहाव है, तो एएनएफ स्रावित होता है। एएनएफ क्या करता है? रक्त वाहिनियों से सोडियम का खींच के क्या करता है आपके यहाँ पे? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। अभी हम लोग सोडियम का सिक्रीशन कर रहे थे ना, यहाँ पे होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, और सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो क्या करेगा? आपके रक्त के दाब को कम करेगा। अगर सोडियम खींच लिया गया तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये था, और ये था आपके यहाँ पे क्या? एएनएफ, आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, जहां पे हम सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, नहीं सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है ना, यानी कि सोडियम ज्यादा से ज्यादा ब्लड से क्या करेंगे? खींच के बाहर कर लेंगे, ब्लड से रीअब्जॉर्प्शन, ताकि प्यास ना लगे, ताकि ब्लड का वॉल्यूम ना बढ़े, ताकि आपके यहाँ ब्लड का प्रेशर ना बढ़े, दैट्स इट। बाकी पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपने कहा कुछ कुछ नया ऐड करोगे? हमने कहा इसी पे ऐड कर देते हैं, एएनएफ क्रियाविधि एंजियोटेंसिन के नियंत्रक का काम करता है। आपने कहा सर अगला आपका जो फ्रेम है, या जो आपका जो अगला हेडिंग है वो क्या होगा? हमने कहा हेडिंग तो साफ है, हेडिंग है मूत्रण। आपको दिखाई दे रहा है? हेडिंग दिखाई देनी चाहिए। हाँ, ये भैया हेडिंग अपनी जो है मूत्र। अब इस हेडिंग की बात होगी, तो सबसे पहले मूत्र,
और फिर उनका उत्सर्जन, है ना। तो ये हो गया। देखो टाइम कितना परफेक्ट चल रहा है ना, मैंने आपको बताया था, याद करो, देखो जब शुरुआत की थी मैंने इस चैप्टर की, तभी मैंने आप सबसे ऐलान किया था कि टाइम यहाँ पे मैंने कहा था इसमें लगेगा, इधर देखिएगा ध्यान से, इसमें लगेगा लगभग 25 मिनट, इसमें लगेगा 20 मिनट, इसमें लगेगा 10 to 15 मिनट, बस उसका 15-15 मिनट, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं पॉइंट को लेकर। आइए मूत्रण देखते हैं भाई। क्या मूत्रण में सबसे पहले मूत्र देखते हैं, मूत्र क्या होता है? है ना। कर्म, URINE, यूरिन यानी मूत्र, मूत्र। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, है ना, संवाहक नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट लेते हैं। एक दिन समझ में आ जाएगा ना, कलेक्टिंग डक्ट की दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, नलिका, टर्म यूरिन सर्वम कलेक्टिंग डक्ट की दूरस्थ नलिका में में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले द्रव्य को को कहेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहला पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट लाइन, है ना। आज सुबह से पढ़ रहे हो, मतलब कल सुबह से ही पढ़ रहे हो आप लोग क्या? वॉल्यूम कितना होगा, मात्रा, मूत्र की मात्रा कितनी होगी? 1.5 लीटर। किसी को रंग पता है? रंग गेहुआ, चेहरा साफ, है ना, रंग कैसा होगा? पीला। अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख लो जाके, रंग कैसा होगा? पीला। मेरे बच्चों, पीएच कितना होगा? 6.0, है ना। और कंपोजिशन यानी संयोजन, कंपोजिशन क्या होगा? तो एक एक पॉइंट को लिखता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर बताना। ये चार तो लिख लो एटलीस्ट, है ना। किस किस से मिलकर? वाटर, जल 93%, है ना। यूरिया 2%, यूरिक अम्ल 0.3%, साल्ट लगभग, लगभग बराबर नहीं, लगभग 1%, और बाकी, बाकी कुछ अमोनिया, क्या सुनियो, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन पाए जाते हैं। खुले में मूत्र त्याग से जो पंजेंट स्मेल आती है ना, क्या? खुले में
मूत्र से जो गंध आती है वही अमोनिया है। अमोनिया की गंध होती है क्योंकि खुले में मूत्र करने से जो यूरिया होती है, क्योंकि क्योंकि यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो चुकी होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये खुले में मूत्र करने का प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा द्रव्य का इंटेक करोगे, जितना ज्यादा पानी पियोगे, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना उतना ज्यादा मूत्रण होगा, मूत्र का निर्माण होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? सही है। चाय कॉफी, है ना, बहुत ध्यान से। चाय कॉफी अल्कोहल, चाय कॉमा कॉफी कॉमा दारू, दारू, है ना, मूत्र निर्माण को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। देख रहे हो, चाय कॉफी दारू मूत्र निर्माण को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। दैट्स इट। ये था मूत्रण का नियमन। अभी एक पॉइंट और आएगा। एक पॉइंट आता है, ये मूत्रवाहिनी है, याद करो कहां से आती है? किडनी से। तमीज से बनाई देते हैं ना। ये इस तरीके से मैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, तो आप बस उतना ही फोकस करेंगे यहाँ पे। और कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो यहाँ पे प्रोस्टैटिक होंगे, उनको हम लोग अलग से देखें इस तरीके। तो ये बनता है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। धीरे धीरे से पॉइंट को देखेंगे, बिल्कुल भी परफेक्ट फ्रेम में गड़बड़ी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना। सबको दिखाई दे रहा है यूरिन वाला पॉइंट? तो ये क्या होगा? मूत्रवाहिनी। क्या हो गई आपके यहाँ पे? मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय रे, मूत्राशय। ये हो गई क्या आपके यहाँ पे? मूत्र वाहिनी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मूत्रवाहिनी पे, मूत्रवाहिनी पे कुछ दूर बाद
यहां ब्रेन है सब, आपको दिखाने के लिए ले आया ब्रेन, बाकी यहाँ पे ब्रेन और यहाँ पे ब्रेन, ये ब्रेन है। तो मूत्र वाहिनी पे जब इतना मूत्र भर जाएगा, इतना इतना मूत्र, लगभग 250 ml, तो मूत्र वाहिनी से ब्रेन को सिग्नल जाएगा। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, है ना? मूत्र वाहिनी का रहा, थोड़ा और भर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, इतना भर गई। अब और सिग्नल गया ब्रेन को, 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 इधर से भी सिग्नल गया ब्रेन को कि भाई अब मूत्र वाहिनी क्या हो रही है, लगातार भर रही है। तो ब्रेन ने क्या किया, तुरंत मोटर न्यूरॉन द्वारा, ब्रेन ने क्या किया, तुरंत मोटर न्यूरॉन द्वारा क्या किया, सीधा इसको मैसेज देता है स्फिंक्टर को। यहां पे स्फिंक्टर होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट। यहां पे जब तुम देखोगे ना, तो एक इंटरनल स्फिंक्टर होगा, ध्यान से सुनो, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे होगा एक आंतरिक संकोचक, क्या होगा, इंटरनल स्फिंक्टर, आंतरिक आंतरिक इंटरनल संकोचक यानी स्फिंक्टर। और बेटे दूसरा होगा बाह्य संकोचक, और जो बाह्य संकोचक होगा वो हमारे बोन से अटैच होगा, जो हिप बोन होगी उनसे, है ना? यानी बैकग्राउंड में जो हिप बोन होती है ना, इस तरीके से उससे अटैच होगा। कौन? ये वाला संकोचक, अरे रुको जाओ रे, ये वाला संकोचक, ये हो गया आपके यहाँ पे बाह्य संकोचक, ये बोन से अटैच है, तो ये अपने कंट्रोल में है ना? यानी कि अगर हमें कॉल आई यूरिनेशन की, हमने कहा ना रे ना, अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी क्लास चल रही है, तो ये बाह्य संकोचक है। और कुछ आपके यहाँ पे क्या होंगे, आंतरिक संकोचक, और आंतरिक संकोचक कहां पे लगा होगा, यहां पर, वो बोलेगा नहीं, इसके ऊपर ब्रेन का रो, यानी जब आप अपनी इच्छा में किसी को कंट्रोल कर रहे हो तो वो बाह्य संकोचक होगा। तो अही ऐसे बोलेंगे, इंटरनल स्फिंक्टर जो होगा ये इनवॉलेंट्री मसल से बना होगा, यानी अनैच्छिक पेशी से, ध्यान से सुनना, इससे मिलकर बना होगा अनैच्छिक पेशी, इंटरनल स्फिंक्टर मेड अप ऑफ बाई, है ना, अनैच्छिक पेशी। और ये जो आप देख रहे हो ये बाह्य स्फिंक्टर, बाह्य संकोचक, संकोचक, ये बना होगा ऐच्छिक पेशी से, तो ये क्या करेगा, मूत्र को रोक लेगा, दैट्स इट। तो ये बात बतानी थी मुझे ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी के बारे में। तो ये था टोटल जानकारी किसके बारे में, मूत्रण के बारे में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताओ, वरना मैं क्लास को लेके एक कदम आगे चलता हूं, जहां पे हम लेंगे उत्सर्जन अंगों में, मतलब उत्सर्जन में बाकी अंगों की भूमिका, है ना? ये कह रहे हैं उत्सर्जी क्या केवल यूरिनरी सिस्टम है? तो आइए देखेंगे, और क्यों नहीं। ये है उत्सर्जन में बाकी अंगों की भूमिका क्या है, ज्यादा जरूरी है ये देखना, है ना? कि वृक्कों के अलावा, अलावा ये देखिए कौन,
फेफड़े, लीवर और त्वचा ही उत्सर्जन अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यानी उत्सर्जन में इनकी भी भूमिका बहुत शानदार है, उत्सर्जी अंग है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्सर्जन में बाकी सपोर्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, तो आइए मतलब मेरे ख्याल से यहां पे देखते हैं ज्यादा बेहतरीन तरीके से, है ना। अगर मैं बताऊं तो ये जो है, अरे क्या कर रहा हूं, अगर मैं तुमको बताऊं तो ये जो है, ये ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं। देखिए ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यकृत की बात की जाए ना, तो यकृत क्या करता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, है ना। ये करेंगे आपके यहाँ पे, पित्त का स्त्रावण करेंगे, पित्त का स्त्रावण करेंगे। और त्वचा जो होगी वो किसका उत्सर्जन करेगी, पसीने का, है ना। तो ये भी उत्सर्जन के बाकी अंग हैं जिनका ये कार्य है, जो हम लोगों को देखना है। बट ये कुछ खास मजेदार नहीं है, मतलब उतना शानदार नहीं है जितना, मतलब और भी पॉइंट हैं इससे ज्यादा जो हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हम लोग उन पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं, है ना। जैसे कि कुछ और भी पॉइंट बताते हैं आपको। यहाँ पे कुछ हो गया ना सब कुछ। ये दोनों सेंसरी न्यूरॉन होंगे, SNSORY न्यूरॉन, और ये जो होगा मोटर, MO, मोटर न्यूरॉन। है ना। बाकी मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे और कोई पॉइंट है ना। कोई दिक्कत किसी को? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए लास्ट, अपने लास्ट पैराग्राफ पे जो मैं आपको बता रहा था। और लास्ट पैराग्राफ जो है वो काफी ज्यादा मतलब शानदार होगा, वो भी मैं आपको बता दूं। अब हम लोग देखेंगे एक पॉइंट, यानी कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैं क्या बताने वाला हूँ, वृक्क में वृक्क विकृतियां, है ना। तो वृक्क में विकृतियां देखते हैं सबसे पहले, है ना। एक पॉइंट है हीमोडायलिसिस यानी रक्त अपोहन। मैं चाहता हूं कि हीमोडायलिसिस को मैं एक बार समझाने की कोशिश करूं आप सभी लोगों को, तो आपको ज्यादा शानदार लगेगा। देखिए जरा इधर है जगह क्या, हीमोडायलिसिस यहाँ पे समझाने की कोशिश, या और आगे देख लो कि शायद कहीं जगह ज्यादा बेहतर हो। यहीं से ये चलो, है ना। एक हीमोडायलाइजर लेता हूँ, है ना। सबसे पहले एक खूब बढ़िया सा कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर, है ना। इस कंटेनर के अंदर मैं जो द्रव्य भरूंगा इसको बोलते हैं सेलोफेन, सेलोफेन नलिका, नलिका।
सेलोफेन नलिका, सब लोग देख रहे हो? सेलोफेन नलिका, बहुत ध्यान से सुनिए। और इसे बोलेंगे, इसके अंदर हम भरेंगे कुछ द्रव्य, जिसको हम लोग कहने वाले हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या कहने वाले हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड। ये इनकी सांद्रता उतनी ही होगी जितनी कि आपके यहाँ पे किसकी होती है? प्लाज्मा की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनकी सांद्रता उतनी ही होगी जितनी कि किसकी होती है? प्लाज्मा की। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डायलाइजिंग उसको मेम्ब्रेन को लेके अंदर चलते हैं इस और भी एक दो बार ऐसे घुमा लेते हैं, लेकिन चलो ठीक है, हम लोगों ने ज़्यादा पॉइंट बार इसको घुमाया नहीं, ये काफ़ी है ना। तो इधर से होते हुए आपका जो पूरा का पूरा द्रव्य होगा, ब्लड, वो जाएगा, है ना। बाहर की तरफ आपके यहाँ पे जो तुम पदार्थ देख रहे हो, ये जो बाहर की तरफ पदार्थ देख रहे हो, ये कौन है आपके यहाँ पे? ये है डायलाइजिंग फ्लूइड, है ना। ये देखिए, ये डायलाइजिंग द्रव्य है यहाँ पे। ये तो कहते हैं कि रक्त अगर प्योर नहीं हो पाएगा तो उसका क्या होगा? आपके यहाँ पे सांद्रता ज्यादा होगी और इसकी सांद्रता कम होगी। तो अभी ये बताओ मुझे, किसकी सांद्रता ज्यादा है और किसकी कम है? इसकी सांद्रता सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता सांद्रता ज्यादा है। दिख रहा है आपको? तो ये बताओ, जिसकी सांद्रता ज्यादा है उससे कम की तरफ द्रव्य निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो अवशोषण जो होगा वो कहां से कहां की तरफ होगा, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो अवशोषण होगा वो यहां से यहां की तरफ, और तब तक होगा जब तक कि रक्त और सेलो, ये क्या नाम है, जो डायलाइजर है, इनके द्रव्य एक समान ना हो जाए, यानी आइसोटॉनिक ना हो जाए। देखिए यहां तक। और जब फ्लूइड यहां से बाहर निकले, या ब्लड आपका यहां से बाहर निकले, तो बिल्कुल प्योर हो, PURE। यहां पे यूरिया ज्यादा है, यूरिया, या यहाँ पे प्योर है, यूरिया कम है, या बहुत कम है, लगभग नगण्य। समझ में आ रही बात कि नहीं? लेकिन जब ब्लड को हम शरीर के बाहर निकालेंगे, तो इसके अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसलिए कलर अच्छा सा यूज कर रहा हूं। इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक, क्या डालेंगे? एक एंटी कोगुलेंट, ताकि रक्त शरीर के बाहर जा रहा है तो उसका थक्का ना जम जाए। भाई थक्का भी जमना दिक्कत है ना, रक्त का थक्का भी जम सकता है। तो यहां हम लोग डालेंगे ऑक्सलेट। क्या डालेंगे आप यहाँ पे? ऑक्सलेट या एंटीकोगुलेंट, या जो रक्त का थक्का ना जमने दे, है ना, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट ये रक्त का नहीं बनने दे। दर्स। तो ये था धमनी से निकाल कर उसमें हिपेरिन जैसा रक्तरोधी आप भेजेंगे, या तो क्या बोलेंगे आपके यहाँ पे, हिपेरिन भेजोगे, या ऑक्सलेट लेबोरेटरी वाला आपके यहाँ पे एंटीकोगुलेंट भेजोगे। ये सेलोफेन नलिका के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देगा कुछ देर तक। ये पॉइंट है। तो ये हो गया वृक्क विकृतियां। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये था टोटल वृक्क की विकृतियां। एक था आपके यहाँ पे वृक्क क्रियाहीनता। ऐसे में क्या होता है, वृक्क का काम करना वृक्क बंद कर देता है। आपने को सुना होगा कि एक पर्सन है जिसकी किडनी फेल हो गई, तो वृक्क की क्रियाहीनता। इसमें क्या होता है, रक्त जिसका जो वो होता है ना, क्या नाम है, ब्लड रिलेशन होता है, वो लोग
अपने रिलेटिव को किडनी दे सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर देखा जाए वृक्क क्रियाशीलता, तो यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये क्या कर सकता है, अपने यहाँ पे किडनी दे सकता है। तो अगर मेरे ब्लड ग्रुप, मेरे मतलब ब्लड रिलेशन में किसी की किडनी खराब हुई है, तो एक किडनी से भी मैं जीवित रह सकता हूँ, एक किडनी भी मुझे क्या कर सकती है, आपके यहाँ पे जीवित रख सकती है। तो मैं अपनी एक किडनी को क्या कर सकता हूँ, किसी को भी डोनेट कर सकता हूँ या किसी को भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से वृक्क क्रियाहीनता का चीजों से हम निकल सकते हैं। रीनल कैलाकुलाई, यहाँ पे बोलते हैं कि आपके वृक्क में पथरी बनना, यानी कि आपके यहाँ पे स्टोन बनना, यानी अघुलनशील क्रिस्टल लवण या पिंड जैसे कि ऑक्सलेट बनना, है ना, ऑक्सलेट बनना। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे पॉइंट बोला जाता है। उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या गुच्छोथ, यानी कि जो ग्लोमेरुलस होते हैं उनमें कभी कभी आपके यहाँ पे क्या होता है, चोट लग जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनमें भी आपके यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट प्रभावित होता है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नामक रोग उत्पन्न होता है, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये था टोटल आज का लेक्चर जो मुझे आपको डिलीवर करना था। आज का लेक्चर देखा जाए तो छोटा है, क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों छोटा है आज का लेक्चर? क्योंकि आज का लेक्चर जो था वो मैंने कहा था ना आपसे कि लास्ट लेक्चर होगा। अब आप सभी लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था आपसे ये लेक्चर बहुत मतलब बहुत ही परफेक्ट जाएगा और बिल्कुल सॉलिड जाएगा लास्ट में। तो आप सब इसको करिएगा। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जरूर देखना और देखना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप सब जरूर बताना, और याद रखना कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एनसीईआरटी का पॉइंट छूटे ना पाए, ऐसा पढ़िएगा। मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कहीं मतलब आपके यहाँ पे क्या क्या फोटो में उतार दिया, जैसे मूत्रण जहाँ पे था वहां मैंने पूरा फोटो पे उतार दिया, फोटो पे ही बता दिया सब कुछ। कई जगह पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फोटो से ही काम चलाया है, जैसे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है, टेक्स्ट मैंने आपको बताया ही नहीं। अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं फोटो के अंदर, तो वहीं पर सारी बातें हो जाएंगी, कितने आसमोस, इनर इंटर इंटर इंटरस्टिशियम और सब कुछ। तो सिर्फ यहाँ तक इतनी बात थी। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए आप रेडी हो जाएं। मैं आप सभी को रेडी बोल रहा हूँ, किसके लिए, स्केलेटल सिस्टम के लिए। तो आप सभी लोग रेडी रहें। कल हम लोग स्केलेटल सिस्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो आप सभी लोग हड्डियां पढ़ के आना, और आपको वादा करता हूं कि एक लेक्चर के अंदर आपकी सारी 206 हड्डियां आपके हाथ में होंगी। समझे? तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम कल के लेक्चर के अंदर स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये पॉइंट है बस। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, और क्या? किसी को कोई दिक्कत या दिक्कत में कोई कमी? चलिए, तो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और उड़ाते रहना इसको। नेक्स्ट कोई दिक्कत होगी तो डाउट में जरूर पूछना। बाय बाय, टेक केयर।